तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड हो रही है चैनल पे। आज का जो सत्र हमारा रहने वाला है वो है हमारा जो हिंदी है क्लास 10 का वर्णिका, उसका दूसरा चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। पहला चैप्टर हम लोगों ने कर लिया था, तो आज के सेशन में हम लोग दूसरा चैप्टर करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ढहते विश्वास। ढहते विश्वास ये चैप्टर हमारा बहुत ही बेहतरीन है और इससे कई बार क्वेश्चंस भी आता है। तो मैं बता दूं, आज का जो चैप्टर हमारा रहने वाला है वो हिंदी वर्णिका भाग 2 का है, ढहते विश्वास। तो आइए वीडियो में बने रहिएगा और सुनते हैं इस कहानी को पूरा डिटेल्स में, फिर हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अगले वीडियो में। तो ढहते विश्वास ये जो चैप्टर है, इसके जो लेखक है वो सातकोड़ी होता है। सातकोड़ी होता नाम का एक व्यक्ति है, एक लेखक है, कथाकार हैं। इनके वही इस चैप्टर को, इस कहानी को लिखे हैं। तो सातकोड़ी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं, है ना। ये जो है ये उड़िया भाषा के यानी उड़ीसा के प्रमुख कथाकार है सातकोड़ी होता। और इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। अब तक इनकी एक दर्जन से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त व उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य में परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित उड़िया की चर्चित कहानियां विभूति प्रकाशन दिल्ली से यहाँ सभार में संकलित की गई है ना। तो हम लोगों ने जान लिया सातकोड़ी होता के बारे में। अब जानते हैं इन्होंने जो अपनी रचना की है इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। कहते हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। लक्ष्मी नाम की कैरेक्टर है इसमें। और ये कहते हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बारिश आने वाली है। तूफान में घर टूट गया था, सो उधार कर्ज मांगकर किसी तरह कुछ बांस बूंद कर उस पर पुआल डाल दिया था। और लक्ष्मी ने क्या किया था कि किसी से उधार कर्जा मांगकर किसी तरह बांस और फूस का जो है वह एक घर बना और उसके ऊपर पुआल डाल दिया। उसने लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भेजता उससे गुजारा न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करके लक्ष्मी जो कुछ पाती उसी से अपने कमी पूरा कर लिया करती, है ना। और वो जो तहसीलदार के यहाँ काम करती थी लक्ष्मी, उसी के यहाँ उससे जो उनके जो मालिक है, उसके जो हस्बैंड हैं, वो बाहर से कमाकर जो भेजते हैं तो उससे कुछ उनका भरपाई या उसके घर का पालन पोषण नहीं हो पाता। तो वह क्या करती है लक्ष्मी, एक तहसीलदार के यहाँ काम करती है और उससे अपने घर का भरण पोषण कर लेती जो कुछ भी उससे मिलता। लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा था, वरना तूफान के तुरंत बाद सूखा न पड़ता। 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज, 1 टुकड़ी जमीन भी है। हल किराए पर लेकर उस बीघे भर में खेती करवाई थी लक्ष्मी ने, है ना। 1 बीघा जो खेती था उसमें उन्होंने खेती करवाई थी। अंकुर जल गए और कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भुनकर स्वाहा हो गए। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे किसान। गहरी खेतों में जराई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश के दिन भूलने की कोशिश करते वक्त यह अनवरत बारिश शुरू हो गई, है ना। बारिश क्या हुई, शुरू हो गई। भादों के शुरू से बरस रही पूरी महीना खत्म होने को आया पर बारिश थम ही नहीं रही थी। एक पक्ष से अधिक हो गया था, है ना, एक पक्ष बीत गया था, लेकिन बारिश जो है थमने का नाम नहीं ले रही थी। एक पक्ष से अधिक हो और सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए थे। लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता से अब रात को नींद भी नहीं आती लक्ष्मी को। देवी नदी के पास बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। अदेलई बांध में पिछली बार जब नदी दाव साधा था उस समय उस नई आई थी ससुराल ही। जिस दिन तलई बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाकार हो गया। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया।
और जिस नदी के किनारे रह रही थी वो दलई बांध वहाँ पे था, है ना। और लक्ष्मी ऋषि देवी नदी के बांध के नीचे उसका घर था। और वह बांध टूटने के कारण क्या हो गया था, उस गांव में बाढ़ आ गया और लक्ष्मी का घर भी उसके साथ बह गया। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए थे। मनुष्य की आवाज, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए। वे दिन अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया वो दिन। और लक्ष्मी उस दिन को भूल नहीं पाई। कितना दर्दनाक है वह अनुभूति, कितना भयावह था वह दृश्य। मत पड़ी माँ के शव से टिक कर बैठा था बच्चा संतावना पाने के लिए, है ना। कहता है मरी पड़ी जो माँ का शव था, है ना, उससे टिक कर बच्चा बैठा हुआ था और संतावना पाने के लिए तरस रहा था। कौन देगा उसे संतावना। इससे पहले कि माँ उसे गोद में उठाए सियार बनभोज के लिए घसीट ले जाए, उस जीते जागते बच्चे को वह दृश्य याद आते ही सिर से पैर तक शरीर आतंक से सिहर उठता है। यदि दोबारा दलई बांध टूट जाए तो कौन उन्हें बचाएगा। बच्चे विपत्ति का सामना कैसे करेंगे, है ना। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह बात सच साबित हुई। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद फिर बाढ़ आ गई, है ना। तूफान और सूखा में जिसकी कमर टूट चुकी थी, बाढ़ की धारा के आगे सीना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे पा सकते थे। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को अपने बचाने का सहारा बनाकर बहते व्याकुल मनुष्य को भगवान भी स्वर्ग से झांक कर देखेंगे, पर कोई कुछ नहीं कर सकता, मानो यह सब विधि का विधान हो। कहता कि पूर्वज निर्धारित सा विधि के निर्देशों को हमेशा से मानता आया है। मनुष्य कभी विरोध नहीं कर सका। यही उसकी विडंबना, यही उसकी बेसहारापन है। आगे कहता है, अब देखते हैं। लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर सशंकित हो उठी। उस बार भी इसी तरह भयावह था। आसमान का रुख पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुणनिधि अभी कटक से लौटा। उसने घर जाकर कह दिया कि महानदी का ऊपरी और निचले सिरा दोनों पानी में डूब चुके हैं। बारिश थमकर सांस ही नहीं लेती है। नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है। न जाने किस पल बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। महानदी के ऊपरी छोर से संबल का हीराकुंड बांध होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी थी। कटक से एक लड़का पढ़ाकू लड़का लौटा और वह घर घर जाकर बता रहा था कि महानदी के जो दोनों सिरा हैं, उसका दोनों सिरा भर चुका है पानी से, और पानी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है बारिश का। और ये महानदी के ऊपरी छोर से संबलपुर का हीराकुंड बांध बंधे होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी थी, किंतु क्या वह एक बांध पूरे राज्य की बाढ़ पानी को रोक सकेगा। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीराकुंड बांध बनाया था, है ना। और कहता है कि हालांकि यह सब देखा नहीं है लक्ष्मी ने, सिर्फ सुन रखा है। उसी हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उसके ससुर शहीद हो गए थे। लक्ष्मी के ससुर उसी हीराकुंड बांध में दबकर क्या हुआ, मर गए थे। ऐसा किनका लोगों का कहना था। ससुर के देहांत के बाद वह इस घर में बहू बनकर आई थी। इन 28 वर्षों में उसने कई बाढ़ सुना, सूखा और तूफान देखे, किंतु इंसान इन बांध विपत्तियों को मानकर हठीले जंगली भैंसे की तरह क्या हुआ, अपने आशा और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहा है। न जाने कितनी आशाएं, कितनी अभिलाषाएं उसने भी अपने दिल में सजो रखी है। लक्ष्मण के परदेसी होने का उसे बेहद दुख है, फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिनों की प्रतीक्षा किए जा रही थी। शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गया होगा, जैसे जिब्रा आनिकट में महानदी का पानी ठहर जाते हैं, है ना। पर मन हार नहीं मानता है। नसीब के साथ कहता है कि लेखक कहते हैं कि पर मन हार नहीं मानता और नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ता है कूच करने को।
लक्ष्मी दलई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारों को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है कि किनारा लांघे बगैर चली जा रही, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेती मत बनाना, है ना। आगे बात करें हम लोग। कहते हैं गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गोनी निधि ने सुरक्षा सेवक दल का गठन किया। लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कसकर निकल पड़े। अब उस गांव के जो पढ़ाकू लड़का गोनी निधि है, वह सुरक्षा सेवक दल का गठन किया और लड़के का साथ देने के लिए उस गांव के बूढ़े बुजुर्ग भी कमर कसकर निकल पड़े। यह तो किसी एक का काम नहीं है, पूरे गांव में फैल गई यह बात। बाढ़ आ रही है, हीराकुंड से पानी छोड़ दिया गया और बांध टूटने की आशंका से लोगों की सहन शक्ति एवं मन के दम को परखने के लिए नदी के वक्ष को व्यापक करते हुए बारिश की पानी बढ़ती जा रही। बारी बारी से गांव के लड़के दलई बांध की निगरानी कर रहे हैं, बूढ़े उपदेश दे रहे हैं, कमजोर स्थानों पर मिट्टी डाली जा रही है और पत्थर ढोए जा रहे हैं और बांध को और भी मजबूत करने के लिए रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही है और काम में लाने के लिए। अब कहता है कि बांध की निगरानी के लिए एक लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया। अपने साथियों के साथ वह रात भर बांध की निगरानी करेगा, कमजोर स्थान पर रेत की बोरियां। कहने का अर्थ है कि बाढ़ ना आए उस गांव में, इस वजह से पूरे गांव के लोग, बाल बुजुर्ग जितने भी, सब वहां पे देखने को, यानी कि उनके बचाव में लग गए। बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा, लड़का बाप की तरह कर्मठ है, गठा हुआ शरीर काम करने पर झपट पड़ता है और शेर की तरह घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर अकेली है लक्ष्मी। उसे नींद नहीं आती। नदी की आवाज और बारिश की रिमझिमाहट को कान देकर कर सुनती है वह। कहता नदी किनारे गोनी निधि ने उनसे पूछा, हिम्मत बंद रही है क्या, छोटे सकोगे? तो गोनी निधि पूछता है नदी किनारे। गोनी निधि ने उसने पूछा, हिम्मत बंद रही है क्या, छोटे सकोगे, है ना। तो गोनी निधि हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में। जिस मनुष्य की कमजोरी का पत्थर बांध है, हीराकुंड बांध बनाया गया है, वह मनुष्य अभी मरा थोड़ी है। उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई। कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला। पैंट शर्ट उतारकर, कांच लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुटा हुआ है। बड़ा लड़का अच्युत भी पल भर को नहीं बैठता। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने दौड़ जाता है। खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए। सरपंच ने गोनी निधि से कहा कि घर घर खबर पहुंचा दो, सबको सतर्क कर दो, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह एरसमा बाली कूदा, एक मुंह से दूसरे मुंह को होती हुई यह बात हवा की तरह चारों ओर क्या हुई, फैल गई। किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा, बुलावा नहीं देना पड़ा। गांव के युवक बाढ़ के पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। आशंका से सिहर उठे वृद्ध, महिला और अक्षम तथा कमजोर लोग। बाढ़ पहली बार नहीं आ रही है, पहले भी कई बार आई है, आगे भी आएगी, है ना। लेकिन एक बाढ़ जमाने तक याद है लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से यह बाढ़ सन 55 में दलई बांध तोड़ने वाली बाढ़ से बड़ी होगी या छोटी, कोई नहीं कह सकता। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा कि जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम करते रहो, है ना। लक्ष्मण का मिट्टी की दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर दलई बांध से कुछ ही दूरी पर है ना। लक्ष्मण का जो घर है वह बांध से कुछ ही दूरी पर है। घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता है, छप्पर पर बैठने से नदी का पानी दिखता है। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा जाता है। दलई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला है। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद क्या होता है, मनुष्य वहां से खिसका ही नहीं। नदी के किनारे ही घर बनाया है उसने। इस तरह नगर और जनपद बनते गए और सभ्यता का विकास होता गया। नदी के किनारे मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी बह रही है। उसका पानी पीकर उसी पानी को
सींच अनाज उत्पन्न करके भी आदमी जी रहे हैं। नदी की उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को उर्वर बनाया। जाल डालकर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन से खाना खाते हैं लोग। बाढ़ाई है, बांध के घेरे को तहस नहस किया है, पर नदी को किसी ने शत्रु नहीं कहा और ना ही उसका किनारा छोड़कर भागा कोई, बल्कि उसी की ओर देखकर मन ही मन कहा, शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है, खुद ब खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। हमारी नदी हमारा ही गीत गाती है ना। अब आगे बात करें तो हमारा नदी हमारा ही गीत गाती हुई महीनों की ओर बह जाएगी, मुहाने की ओर बह जाएगी। नाव को पतवार से खेते हुए मांझी भंज गीत संगीत गाएगा। लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशंकाएं उठती है, बीच बीच में उसका सीना तकड़ उठता है, मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, कई विपत्ति वाकई ना आ जाए ऐसा सोचकर सतर्क होते हैं। और उसने बोरे से थोड़ा सा चिवड़ा, 2 कांसे के बर्तन अंगोछा भरकर रख लिया। सन 55 वाली घटना उसे आज भी याद है। उस समय सास ससुर और पति साथ ऊंचे स्थान पर चढ़ गए थे। वह तभी एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, कुछ कपड़े और 2-4 बर्तन रख लिए थे। उन्होंने मन ही मन रहकर चौंक उठता है, और लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता, साहस बांधता, क्या बच्चों को लेकर इतने बड़े संकट का मुकाबला कर सकेंगे, है ना। बड़ा लड़का अच्युत सारी रात नदी के बांध पर रहेगा, कहीं बाढ़ का पानी बांध न तोड़ दे, इसलिए रत जगह होगा। बांध के किनारे रत जगह की व्यवस्था की गई है, यानी रात को जगने की व्यवस्था की गई है। अब कहते हैं कि रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी लड़कों ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, वही डटे रहे। ठिठुरन भरा हवा से रहकर सिहर उठता था उनका शरीर, फिर भी जिद्दी से काम में जुटे हुए थे सभी। मनुष्य जिद कर रहा है अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए, है ना। वह अपने हार मानने को तैयार नहीं। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर गुहाल में गई। बाद में समय मिले न मिले इसलिए उसने गाय और बछड़े के गले से पगाह खोल लिया। दोनों बकरियों को भी कमरे में खुला छोड़ दिया। घर की सारी चीजें एक कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया। देखते देखते रात बीत गई। सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची थी। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। उसने नदी के बांध की ओर देखा। बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकड़ा, चंद्रा सभी हो करके आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे थे, है ना। दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं बढ़ती, आदमी भी चुस्त हो जाता है और तेजी से काम करने लगता है। हठात जरा नीचे की ओर ताड़ के पेड़ के पास पानी की तेज धारा किनारे से आ टकराई। टकराते ही पानी बांध के दूसरी ओर लांग गई। 10 वर्षीय गोलमटोल बच्चे की तरह सूर्य देवता दिखलाई नहीं दे रहे थे। फिर भी लक्ष्मी ने अंदाजा लगाया कि समय 12 से कम नहीं होगा, है ना। अंदाजा लगाया लक्ष्मी ने कि टाइम 12 से कम नहीं होता होगा। गुणनिधि गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा। रेत की बोरी ताड़ के पेड़ के पास नदी में घुस सी चली आ रही थी। गांव के छोटे बड़े जो भी लोग वहां इकट्ठे थे रेत की बोरी और धीमा पत्थर को ढो ढो कर लाने लगे। गुणनिधि ने 2 लड़कों को गांव के लोग ऊंची जगहों पर चढ़ जाए ऐसा कहने के उद्देश्य से गांव में भेज दिया। पल भर में शोर शराबा मच गया। पूरे गांव में लोग हाँफते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे। टीले के नीचे स्कूल है। कईयों ने स्कूल में शरण ली। 4 कमरों में 200 के करीब लोग खचाखच भर गए, है ना। बाकी लोग टीले पर चढ़ गए। तेज बारिश और हवा की वजह से टीले पर बरगद की शाखा इधर उधर डोल रही थी। पेड़ के नीचे देवी का थान बारिश के पानी से भीग चुका था। साल में एक बार चैत की संक्रांति को इसी टीले के नीचे पर मेला लगता है। देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। आसपास के गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, खरीद बिक्री होती है और नाच गाना भी होता है। उस वक्त टीले पर चढ़ने वाले लोगों के चेहरे में रौनक होती है, किंतु आज सभी
किसी आशंका से थर-थर काँप रहे हैं। मानव सबों की आशाएं आशंका में बदल चुकी हैं। कौन जाने क्या होगा, सिर्फ माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा है। सभी लोग का ऐसा कहना था, है ना। अगला कहता है कि लक्ष्मी दोनों लड़कियां और छोटे लड़कों को साथ लेकर निकलते निकलते कुछ पिछड़ गई। वह अच्युत का इंतजार कर रही थी, यह सोचकर कि कहीं वह आना पहुंचे, पर अच्युत नहीं आया। नदी के बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज में बेटे को पुकारा। वह आवाज शायद बेटे के कानों तक नहीं पहुंच सकी, है ना। ठीक उसी वक्त बांध टूटकर पानी की धारा गांव की ओर लपकने की आवाज में क्षण भर को उसे स्तब्ध कर दिया। इसके बाद और कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। वह दोनों लड़कियों को साथ लेकर बच्चे को गोद में लेकर जैसे तैसे बोरे को उठाए टीले की ओर दौड़ने लगी। नदी ने दोबारा दांव साधा। लोगों को पहले से दिए वादे को किसी एहसान फरामोश की तरह तोड़ते हुए नदी की पागल धारा बांध की दूसरी ओर कूद पड़ी। किनारे ढाने लगी थी। नदी के गर्भ में पल झपकते ही ताड़ के पेड़ का नामो निशान मिट गया। पीछे मुड़कर देखने को वक्त न रहने पर भी थोड़ी दूर दौड़ने के बाद लक्ष्मी पीछे मुड़कर देखने लगी, मानो अच्युत की आवाज कहीं दूर से उनके कानों में सुनाई दी हो। माँ, है ना, माँ की आवाज। किंतु अच्युत नहीं दिखा। काश यह नदी भी माँ कहकर आगे न बढ़ते हुए इसी तरह खड़ी हो जाती। कुछ देर, काश आते आते कुछ देर कर देती। लेकिन बांध टूटे नदी की धारा से पहले परिचित है लक्ष्मी। घर के सामान ऊंची धारा चली आती है नदी की ओर से। दौड़ते वक्त जब उसे ठोकर लगी, उसके हाथ से बोरा छूट गया। लड़कियों को आगे जाने को कहकर जैसे ही वह खुद चलने को पानी उसके घुटनों तक आ गई थी, है ना। लड़कियां स्कूल तक पहुंची ही होंगी कि कमर तक पानी में आगे की ओर झुकते हुए चलने लगी। अब कहता है कि शिव मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे पहुंचते ही उसके गले तक पानी आ गया। तेज धारा में बहने लगी थी। वह पैर जमीन में नहीं टिक रहे थे। खूब घबराकर उसने एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से बरगद की जटा को जोर से पकड़ लिया लक्ष्मी ने। उसके बाद वह कब और किस तरह जटा के सहारे पेड़ पर चढ़ गई, वह खुद भी नहीं बता सकती। किंतु देखते देखते पेड़ का तना भी डूब गया और बच्चे और बाढ़ का पानी शाखाओं को चूमने लगी। न जाने किस जमाने का बरगद का पेड़ बाढ़ के पानी की रफ्तार से थरथराने लगा था। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर को पेड़ की डाल से लपेट दिया। चारों ओर असहाय लोगों का आर्तनाद सुनाई दे रहा था। घर, खेत खलिहान, बाग बगीचा को मिट्टी में मिलाकर परिहास करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी नदी की धार। लक्ष्मी कब बेहोश होगी वह जान भी नहीं पाई, है ना। दिन भर और रात भर सुसु करके बह रहा था नदी का पानी, है ना। दली बांध टूटने का पर जिस तरह हर बार किसी अबोध अनाथ बच्चे के रोने की आवाज आती है, इस बार भी ठीक उसी तरह सुनाई दी। ऊंची छलांगों पर भर भर कर तेज गर्जन करते हुए बाढ़ का पानी आगे बढ़ता जा रहा था। पीछे खिसकते जा रहे थे मनुष्य और पशु, जीव जगत के कितने ही प्राणी, स्थावर और जंगम, है ना। ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई। बूढ़ों ने कहा कि नदी कई बार किनारा लांघ चुकी है, लेकिन इस बार बाढ़ का पानी मिजाज को अलग है। कोई मुकाबला नहीं है इसका। पूरा दिन खत्म होने के बाद पुनः सुबह होने तक बाढ़ का पानी एरसमा पहुंच चुका था। चारों ओर पानी भरा था, सिर्फ पानी ही पानी, मानो एक और दधी हो चुका है ना। टीले पर चढ़े लोग व्याकुल होकर अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए, क्या वे अभी तक जिंदा रहेंगे? बाप बेटे को ढूंढ रहा था, पत्नी पति को, माँ बेटी को, भाई बहन को। किंतु इतनी सी जगह पर दो गांव के लोग इस कदर एक दूसरे से सटे खड़े थे कि सरसों तक डालने का जगह नहीं बचा। पहला दूसरे को कुछ बोलने से पहले ही दूसरा उठता था। भैया जरा देखना, मेरा छोटा लड़का केशव उसूर है क्या, है ना। एक कदम चलने तक की गुंजाइश तक नहीं थी, फिर भी तलाश जारी थी मन और हृदय। टीले के नीचे स्थित स्कूल
पानी में डूब चुका था। स्कूल की छत पर जिन्होंने आश्रय लिया था उनके घुटनों तक पानी था। सौभाग्य से उस जगह बहाव तेज नहीं था, वरना सब के सब तिनके की तरह बह जाते नदी की धारा में। जो लोग कमरे में थे वे क्या कर रहे होंगे यह जानने की कोई उपाय नहीं था, है ना। संभवतः वे लोग टीले पर चढ़ आए होंगे या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़े दूसरे धाम को चले गए होंगे। लक्ष्मी को होश आया। सूर्य देवता सिर पर आ चुके थे। हठात जब उसने छोटे का मुंह स्तन से नहीं लगा, वह अनुभव किया। उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई, परंतु उसका छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा। वह जोर जोर से गुहार मार मार कर व्याकुल हो उठी और रो पड़ी, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए वहां आसपास कोई चिड़िया तक नहीं थी। पेड़ की दोनों शाखाओं के बीच किसी की काली गाय टिकी थी। जान न रहने की वजह से उसका सारा शरीर फूल चुका था। थोड़ी ही दूरी पर नदी की धारा में किसी व्यक्ति का शव बह रहा था। उसी के ठीक आसपास के एक दूसरे व्यक्ति का मानो आगे पीछे होकर वे लोग जा रहे हों। लक्ष्मी का सारा शरीर जकड़ चुका था। मन भी शून्य था। वह न कुछ कहना चाहती और न देखना और न ही सुनना। दलई बांध उसकी नजरों से ओझल हो रहा था। सिर्फ बाढ़ के पानी की धारा आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। उसी धारा की आवाज के साथ लोगों के रोने की आवाज भी बह रही थी। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया। देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा। मानव सृष्टि की शुरुआत में लोगों को दिए हुए सारे वादे खोखले आवाजों में तब्दील हो गए। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है, उसके साथ विश्वासघात हुआ। लक्ष्मी के पीछे वाले शाखाओं के जोर पर न जाने क्या आकर फंस गया। शरीर में थोड़ी भी ताकत नहीं बची, मन में शक्ति नहीं। लाश की तरह एक जगह टिकी हुई लक्ष्मी। अब सूर्य दिखलाई नहीं देता। बादल काले काले होकर फिर से घिराए। लक्ष्मी की याददाश्त को कुछ ऊर्जा मिली। उसने अपने पीछे वाली शाखाओं की जोड़ में फंसी चीज को देखने के लिए पीछे की ओर देखा। उसके हाथों में ताकत नहीं रह गई। पानी की धारा में न बहकर पेड़ की शाखा पर शाखा के जोड़ में हैरत अंगेज रूप से फंसे बच्चे को लक्ष्मी उठा ली। बच्चे की दोनों आंखें मूंदी थी। सारा शरीर फूल गया था। सीने में धड़कन नहीं थी। वह उसका छोटा बेटा नहीं था। फिर भी उसने उसे अपने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह के पास लगाकर जोरों से अपने सीने में भी भींच लिया। ये था पूरा टोटल कहानी हमारा हिंदी क्लास 10th का वर्णिका दूसरे पार्ट का। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा ढहते विश्वास। ये टोटल हमारा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटे के निशान को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जो हमारा लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आप तक जाएगा। तो सेशन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।